जैसे देखिए, आज जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट डे का क्लास मतलब आज का क्लास इंडियन इकोनॉमी का होगा। और आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग का जो है वो योजना आयोग का एक तरह से कह लीजिए कि दूसरा रूप है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। तो आप में से कोई नीति आयोग का पूरा नाम बताएगा? फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या नेशनल है? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा मतलब क्या होता है, कोई बताए? स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा, देख के ही लिख दीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूरा नाम ये है। और इसको संक्षेप में हम कहते हैं नीति, और फिर आयोग तो है ही, नीति आयोग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। नीति आयोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके युग में मतलब आजादी के बाद शुरू की गई योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते थे, का प्रतिस्थापन है, रिप्लेसमेंट है। नेहरू काल में शुरू किए गए योजना आयोग ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजना को कई सालों तक एक के बाद एक 5 ईयर जो प्लान बनते थे उनको लागू किया गया। भारत में लगभग 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ कोई सरकार सत्ता में आई और उस सरकार ने पुरानी जो योजना आयोग जो संस्था थी उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। इससे आगे की हम लोग चर्चा को और आगे करें। आप जरा ये बताइए कि ये पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती थी और उसके बाद अब नीति आयोग जो है वो अलग प्रकार की योजनाएं बनाता है, तो ये योजनाएं क्यों बनती हैं और इन योजनाओं का हर वर्ष जो डेवलपमेंट के वर्क्स होते हैं उनसे क्या संबंध है? अपनी माइक अपने साइड का ऑन कर लीजिएगा जिनको बताना हो, और जरा बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजनाओं का सालाना जो आपका बजट आता है उस बजट से क्या संबंध है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान जो है उनका सालाना जो हमारा जो बजट आता है उस बजट से क्या संबंध है? जो भी बताना चाहते हैं अपने साइड का माइक ऑन कर लीजिए और जरा बताइए। कोई बताएगा? यस या नो, यही बता दीजिए कि नहीं बता पाएंगे या बताएंगे। नहीं बताएंगे? चलिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि अगर हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के युग में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, अगर आप नोटिस करेंगे तो उन 5 ईयर प्लान में जिन बातों का जिक्र हुआ करता था, जो बातें उसमें मेंशन की गई होती थी, उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हर वर्ष योजनाएं, हर वर्ष का बजट बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार देखें, मान लीजिए कोई भी पंचवर्षीय योजना एक उठाकर देखिए, 11वीं 12वीं 5वीं 6वीं 7वीं कोई भी, तो जो 5 ईयर प्लान में जिन लक्ष्यों का निर्धारण है किया गया है, उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य वार्षिक जो एनुअल हमारा जो बजट आता है उस बजट के की सहायता से किया जाता था। मतलब एवी ये नहीं है कि बजट हर साल अपने मन से आ जा रहा है और पंचवर्षीय योजनाओं का कहीं अलग कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से लिंक्ड हुआ करती थी।
जो बातें पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई हैं, जो योजनाएं निर्धारित की गई हैं, उन्हीं पर वर्ष दर वर्ष, ईयर आफ्टर ईयर काम किया जाता था, एनुअल जो बजट है उसकी सहायता से। तो अब समझ में आ गया होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं में और हमारे सालाना जो हमारा बजट है उसमें क्या लिंक है, क्या संबंध है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और वापस जहां हम थे वहां पर आ जाते हैं, मतलब नीति आयोग पर। हम देख रहे हैं कि स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया। आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत के संविधान जो लोग लिख रहे थे, संविधान सभा के लोगों ने इस बात पर काफी लंबा बहस किया, एक डिबेट हुआ कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है या जो शासन की संरचना है वो किस प्रकार की हो, समाजवादी हो या पूंजीवादी हो। हमारे सामने दो मॉडल रखे गए थे। एक मॉडल जो था वो उस समय के ताकतवर राष्ट्र यूएसएसआर का था, जो हम जिसको वर्तमान में हम रशिया के नाम से जानते हैं। और वहीं पर दूसरा मॉडल जो हमारे सामने था वो था अमेरिका का, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत चूंकि हाल में आजाद हुआ था तो इसके समक्ष ये चुनौती थी कि भारत रूस को अपनाए, रूस के मॉडल को अपनाए, या अमेरिका का जो मॉडल है पूंजीवादी, वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मॉडल है उसको अपनाए। काफी सोच विचार के बाद संविधान लिखने वाले लोगों ने और उस समय के नेताओं ने इस बात पर जाकर के आपस में सहमति बनाई कि भारत में मॉडल जो होगा वो समाजवादी मॉडल ही होगा, लेकिन वो समाजवादी मॉडल रूस का जो मॉडल है उससे अलग होगा। कैसे अलग होगा? तो रूस में हर चीज जो उस वक्त की थी वो सरकारी हुआ करती थी। सरकारी हुआ करती थी का मतलब यह है कि अगर कोई सिनेमा हॉल है तो वह भी सरकार का है, और उस सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म दिखाई जानी है यह भी सरकार ही तय करती थी। कोई हॉस्टल है वह सरकार का है, उसमें क्या उसके नियम कायदे होंगे वो सरकार तय करती थी। एक मतलब लगभग हर चीज जो है वो सरकारी थी। भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत में क्या किया गया कि रूस का जो आपका मॉडल है और अमेरिका का जो मॉडल है, दोनों में से कुछ कुछ चीजें ली गई और एक अलग प्रकार का यहाँ मॉडल अपनाया गया। हालांकि नाम उसका समाजवादी मॉडल ही रखा गया। इस मॉडल में क्या था, योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। मतलब पहले योजनाएं बनाई जाती थी और उनके अनुसार फिर बाद में काम किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान तथा एक वर्षीय योजनाएं काफी लंबे वक्त तक इस देश ने इनको चलाया है और इनके अनुसार काम भी किया है। इन योजनाओं में सहकारी संघवाद की अच्छा, इसका भी तो हम लोग ऊपर में है। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन ने नियोजन इकाई के रूप में, ठीक है, दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में जब सत्ता परिवर्तित हुई, यूपीए की सरकार सत्ता से बेदखल हुई और एनडीए जो गठबंधन है उसकी सरकार आई वर्ष 2014 में, तो उसने यह बात कही कि अब हम योजना आयोग को रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि योजना आयोग जो है वो अब रेलेवेंट नहीं रह मतलब पाया है, वो अब अप्रासंगिक हो गया है। वर्तमान दौर में योजना आयोग उतना सक्षम अब नहीं रह गया है, और चूंकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो उनके लिए यह संभव भी था ऐसा करना। इसी दरमियान 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को कंप्लीटली रिप्लेस करके मंत्रिमंडल ने एक ऑर्डर के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की। तो यहां पर जो डेट आपको याद रखना है वो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि यह स्थापना कैसे की गई? बाय एन ऑर्डर ऑफ कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आदेश के द्वारा की गई। इसमें सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को केंद्र में रखते हुए
अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण पर फोकस किया गया। अगर वर्ष 2014 का इलेक्शन कैंपेन आपको अगर याद हो तो मोदी जी इलेक्शन कैंपेन में अपनी अलग अलग रैलियों में यह कहते थे कि हमारी जो सरकार आएगी वो मोर गवर्नेंस और लेस गवर्नमेंट की सरकार होगी। मतलब सरकार छोटी होगी और वो गवर्नेंस के अधिक साधन उपलब्ध करवाएगी। बात की बात अलग है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन इसमें सहकारी संघवाद का मतलब तो समझ रहे होंगे। सहकारी संघवाद का मतलब है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा संघवाद, ऐसा संघ, ऐसा फेडरेशन या जिसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें तथा स्थानीय सरकारें मिल करके काम करती हैं, उसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई योजना आयोग को क्यों रिप्लेस किया गया। तो देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन कुछ बीते वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधताओं का देश है, मतलब कंट्री विद अ ग्रेट डाइवर्सिटी, और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा जो है गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल इकोनॉमी है में भारत को प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव के तौर पर स्थापित नहीं कर सकती, तथा अब जरूरत क्षेत्र विशेष को फोकस करके, को ध्यान में रख के योजनाओं को निर्माण करने की है। इसको समझिए जरा। देखिए योजना आयोग के युग में जब योजनाएं बनाई जाती थी तो वो योजनाएं सेंट्रलाइज रूप से बनती थी। मतलब केंद्र में बैठी एक संस्था जो योजना आयोग है, वहां के लोग योजना बनाते थे और फिर उस योजना को पूरे देश में लागू किया जाता था। तो शुरुआत में तो ये चीज ठीक थी जब देश आजाद हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों ने विकास किया तो आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के विकास का स्तर अलग अलग है। एक तरफ हमारे देश में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं, वहीं पर हमारे देश में बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य भी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जिनके बारे में आए दिन अभी लॉकडाउन में और कोरोना के समय उनके हॉस्पिटल्स की जो बदहाल तस्वीर है वो आए दिन न्यूज चैनल्स में दिखाई जा रही। ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, ऐसे भी राज्य हैं। तो चूंकि राज्य अलग अलग स्टेज में है अपने डेवलपमेंट के, और सब पर एक जैसी योजना थोपना ये अभी के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है। अभी जरूरत इस बात की है कि जिस राज्य को या जिस क्षेत्र को जिस चीज की जरूरत है वो उसको उपलब्ध कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना चाहें हम, तो हम दिल्ली को देखते हैं और बिहार को देखते हैं। दिल्ली में जो अभी एजुकेशन का व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, और जो बिहार में एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली के स्कूलों के शिक्षक जो हैं वो विदेश में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है, अच्छी एजुकेशन दी जाती है और वहां के बच्चे अच्छे मार्क्स से 10th और +2 के एग्जाम में उनका अच्छा स्कोर आ रहा है। और बिहार में कई जगह तो स्कूल के लिए बिल्डिंग ही नहीं है, और जहां है वहां शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थियों का स्तर जो है वो बहुत ही निम्न है। तो इन दोनों जगहों के लिए एक जैसी योजनाएं बनाई जाए ये अपने आप में अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। इसलिए वर्तमान समय में योजना आयोग जो है वो अप्रासंगिक साबित हुआ है और उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता थी, जो वर्तमान की सरकार ने किया भी। आगे देखते हैं नीति आयोग की जो प्रशासनिक संरचना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसके बारे में। अभी तक आपने ये समझा होगा कि आजादी के वक्त हमने समाजवादी जो विकास की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना को अपनाया, उसका क्या कारण था। ये भी समझा होगा कि योजना आयोग अब अप्रासंगिक, इररिलेवेंट क्यों हो गया है।
आपने ये भी समझा होगा कि वर्ष 2014 में ही ऐसा क्यों हो पाया कि योजना आयोग को रिप्लेस किया गया। हालांकि अगर आपको जानकारी हो तो मैं बताऊं आप लोगों को कि यूपीए की सरकार में वित्त मंत्री रहे और अपने गृह मंत्री के पद पर भी उन्होंने काम किया, पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम का नाम तो जानते हैं ना आप लोग? पी चिदम्बरम साहब ने यूपीए सरकार में अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था, जब यूपीए की सरकार थी, कि भाई अब योजना आयोग जो है वो इरेलीवेंट हो गया है वर्तमान परिदृश्य में। वो प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने में अक्षम है, सॉरी, मतलब वो नहीं कर पा रहा है। तो ये काम यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं किया, योजना आयोग को उसने क्यों नहीं रिप्लेस किया? इसका क्या कारण लगता है आपको, जरा कमेंट करके बताइए। मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, यूपीए की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो यह था कि वर्ष 2014 में करीब 30 वर्षों के बाद भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। क्योंकि ये स्टार्ट पीडी नहीं, ऐसा नहीं है निर्मल जी, ये तो मतलब ऐसी बात है। बेसिक बात जो है, जो मुख्य बात है वो यह है कि यूपीए जो है वो गठबंधन में प्रधानमंत्री कमजोर हो गए थे, प्रधानमंत्री की अथॉरिटी कमजोर हो चुकी थी, और जो गठबंधन के जो दल थे उनका वर्चस्व ज्यादा हो चुका था। और उस स्थिति में इस तरह के मेजर डिसीजंस लेना संभव नहीं हो पाता है। वर्ष 2014 में जब सरकार आई, वह पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और चूंकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस कारण से उसे इस प्रकार के मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस करने में सक्षम भी थी और सफल भी हुई। तो इतनी बातें अभी तक आप लोगों ने जान ली हैं। अब इसके आगे हम लोग अब देखने वाले हैं नीति आयोग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, उसकी प्रशासनिक संरचना क्या है। नीति आयोग में अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और अध्यक्ष भी कैसे अध्यक्ष? पदेन अध्यक्ष, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आप में से कोई बताए कि एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है, या पदेन अध्यक्ष का क्या मतलब होता है? जितनी देर में लिखेंगे उतनी देर में आप अपने साइड का माइक ऑन करके बता सकते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब बताना है। एक्स ऑफिशियो में हेड का क्या मतलब है, जो हेड ऑफ नेशन होता है? नहीं, ये मतलब नहीं है। एक्स ऑफिशियो का मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ, शायद जानवी बता रही है, बताइए जानवी। पदेन अध्यक्ष का मतलब हुआ कि वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर होंगे, और जो नीति आयोग का भी दोनों पोस्ट पर एक साथ काम करेंगे, तो उनको पदेन अध्यक्ष बोला जाएगा। हाँ, ये ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एग्जैक्ट ये आंसर नहीं होगा। एग्जैक्ट ये होगा, एक्स ऑफिशियो या पदेन का मतलब होता है कि एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऑटोमेटिकली दूसरे पद के लिए भी योग्य हो जाता है या इलिजिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे पीएम के पोस्ट पर जो भी व्यक्ति होगा, आज मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, या जो कोई भी होगा, वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का भी चेयरमैन हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, एक्स ऑफिशियो का कोई और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के जेहन में याद आ रहा है? यस सर, जैसे राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं? संसद अध्यक्ष होते हैं? नहीं, ये गलत है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं है। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो क्या होते हैं? अभी ठीक बोल रही हैं आप, लेकिन आधा अधूरा क्यों बोल रही हैं? ऐसे बोलिए। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। हाँ, अध्यक्ष नहीं, सभापति होते हैं, सभापति कहा जाता है। एग्जैक्टली। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार का अगर एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए तो जीएसटी काउंसिल का नाम जानते हैं आप लोग? तो जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं।
जो व्यक्ति भी वित्त मंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष हो जाएगा। तो चलिए एक्स ऑफिशियो का मतलब अपने सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर नीति आयोग में जो है प्रधानमंत्री नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है, मतलब वाइस चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन इसको कह लीजिए, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है। संचालन परिषद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। संचालन परिषद को इंग्लिश में कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या क्या देखा? नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल के बाद आगे आते हैं क्षेत्रीय परिषद होती हैं, रीजनल काउंसिल्स। रीजनल काउंसिल्स विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। कोई विशेष रीजनल कोई इशू है, उस इशू को सॉल्व करने के लिए उसमें क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। आगे देखते हैं तदर्थ सदस्यता, इंग्लिश में कहेंगे एडहॉक मेंबरशिप। एडहॉक मेंबरशिप, इसमें क्या होता है कि अग्रणी अनुसंधान संस्थान जो इंडिया के हैं, मतलब फेमस रिसर्च सेंटर्स जो हैं इंडिया में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो है, उनके कोई 2 सदस्य बारी बारी से, मतलब एक के बाद एक अल्टरनेटिवली उसके मेंबर के रूप में एक्स ऑफिशियो वो मेंबर्स होते हैं। उसके बाद कुछ और मेंबर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो ही होते हैं और उनको प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में से उनको अपॉइंट करता है और इनकी अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। इसके बाद नीति आयोग का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो भारत सरकार में सचिव के पद का एक अधिकारी होता है। सचिव कहने का मतलब कोई आईएएस ऑफिसर होता है, होगा नहीं, होता है। सचिव जो है उसको सेक्रेटरी कहते हैं इंग्लिश में। सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है और भारत सरकार का कोई सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर नीति आयोग में एज अ सीईओ अपॉइंट किया जाता है और उसका कार्यकाल प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित किया जाता है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनवाइटीज जो जिनको हम कह सकते हैं। और स्पेशल इनवाइटीज में कौन कौन है उनको देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अलग अलग फील्ड के, अलग अलग एरियाज के स्पेशलिस्ट लोग जो हैं उनको प्रधानमंत्री इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने देखा इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, गवर्निंग काउंसिल है, फिर से रीजनल काउंसिल है, एडहॉक मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और सीईओ हैं और सबसे लास्ट में स्पेशल इनवाइटीज मेंबर्स हैं। इनके बारे में अभी इसी सेशन के आगे में हम एक बार और अभी चर्चा करेंगे कि अभी इन सब पोस्ट पर कौन कौन व्यक्ति हैं उनके नाम के साथ। अभी हम आगे आते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, मतलब 2 प्रमुख सेंटर्स हैं। कौन कौन है? एक का नाम रखा गया है टीम इंडिया हब, जो राज्यों और केंद्र की सरकार के बीच इंटरफेस का काम करता है। और दूसरा जो है वो ज्ञान और नवोन्मेष, इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, विचार विमर्श का कार्य करता है। तो आपने जाना कि नीति आयोग के 2 इंपॉर्टेंट, आपके एक तरह से कह लीजिए कि हब है, डिवीजन है या सेंटर्स हैं। एक है टीम इंडिया हब, जिसमें जो केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच काम करता है, और दूसरा जो है वह है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब आगे चलते हैं। नीति आयोग ने अब तक 3 दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किए हैं या पब्लिश किए हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं।
पहला जो है उसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा है, मतलब आने वाले 3 वर्षों का एक योजना बनाई गई है 3 वर्षों के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो 7 वर्षीय योजना का है, और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो 15 वर्षीय योजना का है। अब देखिए यहाँ बात समझने वाली है और थोड़ा इस पर आपको गौर भी करना होगा। जब हम योजना आयोग की बात करते थे तो योजना आयोग में योजनाएं 5-5 वर्ष के लिए बनती थी और उन पर काम किया जाता था। लेकिन अब नीति आयोग के युग में नीति आयोग के अनुसार योजनाओं को बनाने के लिए 3 अलग अलग स्टैंडर्ड्स वो डिसाइड किए गए हैं। एक जो है वो 3-3 वर्ष के लिए योजनाएं बनाएंगे, दूसरा जो है वो 7 वर्षीय योजना होगी, और थर्ड वाला जो है वो लॉन्ग टर्म या 15 वर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन बातों को आपको फोकस पे रखना है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य आखिर क्या है, क्या करना चाहता है नीति आयोग। तो आइए देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय पार्टिसिपेशन हो, की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। हिंदी है, इसको थोड़ा समझिए। हमारे देश की राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी है। कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि अब जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें राज्यों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, और राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं, पूरे देश की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सब मिल करके एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेंगे और उस अनुसार योजनाएं जो है वो बनाई जाएंगी। दूसरा कहता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई रैलियों में यह कहा था कि अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने राज्यों को मजबूत बनाना होगा। ये बात अलग है कि अब उस क्षेत्र में कोई विशेष काम आज 6-7 साल बीतने के बाद भी अभी नहीं हो पा रहा है। कई कारण हैं इसके, राजनीतिक कारण भी हैं और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी हैं। लेकिन ये बात रखी गई थी उस वक्त कि देश का विकास तो जो है वो तभी संभव है जब राज्यों का विकास हो, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कई स्टेटमेंट्स में ये कहा भी है कि भारत के पूर्वी राज्य जो हैं उनमें विकास का स्तर काफी कम है, उनमें कम विकास हुआ है, जबकि पश्चिमी राज्य जो हैं वो कंपैरेटिवली अधिक विकसित हैं। जब मैं पूर्वी राज्य कहता हूं तो मेरा तात्पर्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों से है, और जब मैं पश्चिमी राज्य कहता हूं तो मेरा तात्पर्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से है। इन दोनों राज्यों की अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको स्वयं पता चलेगा कि विकास और डेवलपमेंट की राह में इन दोनों में कितना अंतर है, कितना का फर्क है, काफी का फर्क है। तो चलिए, यहां पर हम ये बात कर रहे थे कि एक सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकारते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद फेडरलिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मैंने इससे पहले भी बताया कि नीति आयोग का उद्देश्य है कि राज्यों को, स्टेट्स को सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करवाना है देश के डेवलपमेंट में। उनका पार्टिसिपेशन जो है वो अधिक होना चाहिए, यह नीति आयोग का सबसे मुख्य उद्देश्य है। अन्य भी उद्देश्य हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करना, आर्थिक प्रगति के लाभों से वंचित जो समाज का वर्ग है उन वर्गों पर विशेष फोकस करना। इसके आगे है कि रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति, स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग जो है, एक सेकंड, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग जो है उसका निर्माण करना और
वो उसकी लगातार निगरानी करते रहना, ये भी नीति आयोग का उद्देश्य है। अगला है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य हितधारकों के एक सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता समर्थन प्रणाली का सृजन करना। देखिए हिंदी है, लेकिन मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पर। ये कह रहा है नीति आयोग का एक उद्देश्य यह भी है कि देश के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं, चलिए वो तो ठीक है, हम भारत के विकास के लिए भारत से बाहर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हम उनका भी साथ, उनका भी सहयोग लेंगे भारत को विकास करने में, भारत के विकास के लिए। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एक्सपर्ट्स को नीति आयोग में अपॉइंट किया जाता है और उनकी सलाह, उनकी राय के अनुसार योजनाओं में चेंजेस किए जाते हैं, योजनाओं को बनाया जाता है और योजनाओं का इम्प्लीमेंट, कार्यान्वयन कैसे किया जाए, ये भी उनकी सलाह पर किया जाता है। तो ये हुए नीति आयोग के उद्देश्य। अच्छा जरा ये बताइए कमेंट करके कि कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा ही पंडित जी का प्रवचन चल रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? हम नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा योजना आयोग से नीति आयोग पर हमने ट्रांसफर हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सुष्मिता आप काफी लेट ज्वाइन की हैं अभी जस्ट, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, आएगा समझ में, थोड़ा और पढ़िए। चलिए अब हम देखते हैं विशेषताएं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, रिसोर्स सेंटर के रूप में विकसित कर रहा है। रिसोर्स सेंटर का मतलब ये हुआ कि देश में कोई भी अगर योजना लागू करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए एक मॉडल बनाना और उस मॉडल की टेस्टिंग करना, नीति आयोग यह काम कर रहा है, जिसमें आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल है जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीति स्पष्ट करने, प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों का समाधान करने में सक्षम करेगा। कहने का मतलब कि नीति आयोग जो है वो लगातार रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस्ड है। क्यों फोकस्ड है? कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में भारत में जो भी कार्य किए जाएं वो साइंटिफिक रूप में हो और जरूरत के हिसाब से हो, ताकि देश का संपूर्ण विकास हो सके। देखिए एक बात और बताता हूं आप लोगों को, योजना आयोग ने काफी काम किए, प्लानिंग कमीशन ने देश को के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन सिक्के का एक पहलू यह भी है कि योजना आयोग ने जो योगदान किया उसका एक दूसरा एक पहलू यह है कि देश में जो विकास हुआ वो असमान रूप से वितरण हुआ उसका। मतलब भारत के कई राज्य विकास की गति में काफी आगे निकल गए और कई राज्य पीछे छूट गए। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक राज्य है, था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू कश्मीर। आतंकवाद की समस्या से वो मतलब ग्रसित है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है जो नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। हमारे यहाँ बिहार राज्य है जिसका उत्तरी हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिणी हिस्सा सूखे से ग्रसित है। हमारे यहाँ झारखंड राज्य है जो मिनरल्स में काफी रिच होने के बावजूद भी एक गरीब राज्य है, जबकि मिनरल रिसोर्सेज झारखंड में सबसे ज्यादा है देश में। कहने को यह कहा जा सकता है कि झारखंड एक अमीर राज्य होते हुए भी यहाँ की जनता गरीब है। हमारे यहाँ उड़ीसा जैसे राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हैं जो एग्रीकल्चर में काफी आगे हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र जैसा राज्य है जिसका एक हिस्सा आपका बॉलीवुड की जो चकाचौंध है उससे लबरेज है और दूसरा हिस्सा जो आपका लातूर का है या विदर्भ का है वो सूखे के क्षेत्र, सूखे की मार से ग्रसित रहता है हर साल। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप न्यूज देखते होंगे डेली, तो वहां ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता है लातूर डिस्ट्रिक्ट में और विदर्भ के क्षेत्रों में। पानी की इतनी किल्लत है और हम अब तक वहां पर कुछ खास काम नहीं कर पाए।
तो ये विकास हुआ तो है मगर असमान रूप से हुआ है। ये योजना आयोग का एक निगेटिव पक्ष भी है। उसी को ठीक करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया और नीति आयोग लगातार रिसर्च, इनोवेशन और स्किल में इन्वॉल्व है ताकि देश के में जो असमान वितरण हुआ है इसको मैनेज किया जा सके, इसको ठीक किया जा सके। आइए आगे चलते हैं। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नीति आयोग जितने भी कार्य करता है उनको मुख्यतः 4 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन देखते हैं। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा, पॉलिसी मेकिंग भी करता है और पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा इसके लिए भी वो डिसाइड करता है। दूसरा क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आज के सेशन के स्टार्टिंग में ही कि सहकारी संघवाद क्या है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। जानवी लिख रही हैं कि बिहार के लिए नीति आयोग क्या की है। बिहार के लिए भी बहुत सारी योजनाएं नीति आयोग चला रहा है। बात यह भी है कि जो योजनाएं ऊपर से बन के आती हैं राज्य की आवश्यकता के अनुरूप, तो राज्य में जो सरकार है उसकी भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि उन योजनाओं का सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्य की सरकारें और ग्रामीण स्तर की सरकारें, स्थानीय सरकारें मिल करके एक दूसरे को कॉपरेट करके देश के विकास में मदद करें। इसे ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है अनुवीक्षण और मूल्यांकन। अनुवीक्षण शब्द शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अनुवीक्षण का मतलब है एक तरह से निरीक्षण करना। निरीक्षण करना मतलब उसको चेक करते रहना और उसका मूल्यांकन भी करना। चौथा काम है थिंक टैंक के रूप में काम करना और नॉलेज एंड इनोवेशन हब के रूप में काम करना, ज्ञान और नवोन्मेष हब के रूप में कार्य करना। मुख्य 4 कार्य हैं ये नीति आयोग के, इनको आप उंगलियों पर याद कर लीजिए। 4 कार्य कौन कौन से हो गए, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करना, निरीक्षण और मूल्यांकन का कार्य, थिंक टैंक और नॉलेज और इनोवेशन हब के रूप में कार्य करना। यह नीति आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं। आगे की चर्चा में अब हम देखेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है। चलिए कंपेयर करते हैं। तो नीति आयोग जो है वो है एडवाइजरी थिंक टैंक के रूप में काम करता है, एडवाइजरी बॉडी का काम करता है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया करता था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला है। नीति आयोग के जो सदस्य हैं, सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। एक्सपर्ट्स को इसमें रखा जाता है। योजना आयोग में भी एक्सपर्ट्स थे बट वो लिमिटेड वे में था, नीति आयोग के जैसा नहीं है। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। योजना आयोग क्या था, इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की जो पार्टिसिपेशन है, उनकी भागीदारी है, काफी कम रहा करती थी। अच्छा, एक बात और जो याद रखने वाली है, तो नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव को सीईओ के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ कुछ विशेष बात नहीं है। सीईओ जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक वर्ड है। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो अपने यहाँ सीईओ रखती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब एक तरह से इसको प्रोफेशनलिज्म इसमें बढ़ाने के लिए, नीति आयोग को प्रोफेशनल बनाने के लिए इसमें सीईओ के रूप में आईएएस स्तर के अधिकारी की अपॉइंटमेंट की गई है। ऐसा नहीं है कि योजना आयोग में ये सचिव नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए सीईओ वर्ड यूज नहीं किया जाता था। वो सामान्यतः जिस प्रकार अन्य मंत्रालयों के सेक्रेटरी होते हैं उसी प्रकार योजना आयोग के भी सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बिल्कुल याद रखनी ही चाहिए वो यह है कि नीति आयोग बॉटम
टू अप अप्रोच पे कार्य करता है, नीचे से ऊपर योजनाओं का निर्माण होता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। इसको थोड़ा समझ लीजिए। नीति आयोग में योजनाएं क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, जबकि योजना आयोग में, प्लानिंग कमीशन में योजनाएं पूरे देश के लिए एक ही योजना बनाई जाती थी। कहने का मतलब है कि परिवार में अगर 4 लोग हैं, उसमें 2 लोगों ने खाना खा लिया है, 2 लोग अभी तक खाना उन्होंने नहीं खाया है, फिर भी खाना चारों को खाना पड़ेगा, जो खा लिया है उसको भी, जो नहीं खाया है उसको भी। तो ये एक तरह से इसमें डिमेरिट था, ये गलती थी। चलिए, नीति आयोग में नीति आयोग को नीतियों को लागू करने का अधिकार नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये बताता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना उसका काम नहीं है। अभी जैसे जानवी ने पूछा है कि बिहार के लिए क्या किया है उसने, नीति आयोग ने, तो नीति आयोग ने बिहार के लिए योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये बताया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना ये नीति आयोग का काम नहीं है। जबकि योजना आयोग की अगर बात की जाए तो यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और उसे स्वीकृति भी दिलवाता था। आगे चलते हैं। और उस परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग का काम भी करता था, मतलब धन का आवंटन भी करता था। जबकि नीति आयोग को फाइनेंस से संबंधित कोई अधिकार, कोई शक्ति नहीं है, वह वित्त मंत्री के हाथ में। फिर से समझ लीजिए, योजना आयोग को फाइनेंशियल पावर्स भी थे, नीति आयोग को कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, यह केवल और केवल थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है। योजना आयोग मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति रखता था, उसे शक्ति थी। चलिए अब जरा जल्दी कमेंट करके ये बताइए कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? चलिए, अगर सारी बातें आपसे न याद हो पाए तो 2-3 बातें जरूर याद रखिएगा। 2-3 बिल्कुल ठीक है, जानवी कहें 2 याद हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 बातें जरूर याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? पहली बात याद रखना है कि नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता था। एक अंतर। दूसरा अंतर, नीति आयोग को फाइनेंशियल पावर नहीं है, जबकि प्लानिंग कमीशन को फाइनेंशियल पावर थे। तीसरा कारण अंतर, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करता है, जबकि योजना आयोग में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। चौथा कारण, नीति आयोग में सचिव को सीईओ कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इसके प्रोफेशनल रूप को दर्शाता है, जबकि योजना आयोग का सचिव एक सामान्य सचिव के रूप में ही काम किया करता था। कम से कम इतनी बात तो याद रहेगी। शायद आप पीडीएफ टेलीग्राम में आ जाता है, बिल्कुल, मैं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देता हूं। आप में से जो भी टेलीग्राम पे लिंक्ड नहीं है या उससे ऐड नहीं है, वो जीएस के लिए जो अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर ऐड हो जाइए, मैंने कहा भी है, वहां पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाया करेगा रोज के रोज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। और अब हम, जैसे मैंने कहा था कि वर्तमान जो स्ट्रक्चर है नीति आयोग का, उस पर हम दोबारा से चर्चा करेंगे इसमें, तो हम वहां पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान संरचना की बात अगर की जाए नीति आयोग का, देखिए ध्यान से देखिए और सुनिए। नीति आयोग की वर्तमान संरचना की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करना है और उसको याद रखना है। पूर्णकालिक जो इसके सदस्य हैं वो कौन कौन से लोग हैं? वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पॉल, ये 3 लोग, तीनों एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स के। इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक तरह से आप ये कह लें। पदेन सदस्य, जैसे हमने चर्चा की थी ना कि कैबिनेट के 4 मंत्री इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, तो कौन 4 लोग हैं अभी वर्तमान में?
श्री राजनाथ सिंह मतलब डिफेंस मिनिस्टर हैं, श्री अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉर्पोरेट अफेयर्स भी देखती हैं, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि और कल्याण मंत्री हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भी यही देखते हैं। तो ये 4 लोग अभी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं नीति आयोग के। अब देखते हैं इसमें आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं। तो 4 आमंत्रित सदस्य हैं जो कैबिनेट के ही लोग हैं। कौन कौन? श्री नितिन जयराम गडकरी, इस रोड ट्रांसपोर्ट और स्मॉल मीडियम एंड इंडस्ट्रीज जो हैं उस मंत्रालयों के मंत्री हैं। श्री थावरचंद गहलोत हैं जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल जी हैं जो रेल मंत्री हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय जो है उसके भी ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में, इंडिपेंडेंट चार्ज में। तो ये 4 लोग इनवाइटीज हैं अभी। और सीईओ कौन है उनको देख लीजिए, श्री अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी जो है वो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे, जो लेकिन अभी वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और सीईओ अमिताभ कांत है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब हमें थोड़ा ये भी जानना है कि नीति आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है। नीति आयोग के समक्ष चैलेंजेस क्या क्या हैं, इनको एक बार देखते हैं। तो नंबर 1 में कह रहा है कार्यों का अति व्यापन है, ओवरलैपिंग है। वो अति व्यापन मतलब ओवरलैपिंग। देखिए भारत में नीति आयोग जो कार्य कर रहा है उसके कुछ कार्यों का ओवरलैपिंग इंटर-स्टेट काउंसिल के साथ हो जाता है। इंटर-स्टेट काउंसिल मतलब अंतरराज्यीय परिषद। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से कि इंटर-स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संविधान में इसका उल्लेख भी है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में अंतर विभागीय समन्वय की जिम्मेदारी कैबिनेट सचिव के कार्यालय पर होती है और उसके लिए समन्वय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो आप केवल पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो भी काम चलेगा कि नीति आयोग के समक्ष जो चैलेंजेस हैं उसमें नंबर 1 में है ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स विथ इंटर-स्टेट काउंसिल। दूसरा है समृद्ध राज्यों का पक्ष। भारत के कई राज्य हैं जो समृद्ध हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो होता क्या है कि जब हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, तो ये ठीक से लागू जो है वो नहीं हो पाता है इंडिया में। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मान लीजिए भारत में 28 राज्य हैं, 28 के बीच अगर कंपटीशन करवा दिया जाए किसी फील्ड में, मान लीजिए एजुकेशन के फील्ड में करवा दिया गया, एजुकेशन के फील्ड में भारत के 28 राज्यों में कंपटीशन करवा दिया गया, तो चूंकि राज्यों का विकास अलग अलग स्तर पर है, तो ये जो कंपटीशन होगा ये कंपटीशन जो है वो फेयर नहीं हो पाएगा, मतलब ये ठीक ठाक जो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एक तरफ दिल्ली के स्कूल हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार के स्कूल हैं, कैसे कंपटीशन करवाइएगा? तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं नीति आयोग के समक्ष। एक तीसरा पक्ष इसका है सांविधिक प्रकृति का अभाव है। सांविधिक प्रकृति का मतलब है कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई है, संविधान में इसके लिए कोई स्थान अभी नहीं है, जो इसको थोड़ा सा कमजोर करता है। अगर नीति आयोग को संविधान में शामिल होता यह, तो इसे संवैधानिक अधिकार होते और इसकी कई बातों को लागू करना और मानना अनिवार्य होता। लेकिन चूंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसकी स्थापना हुई है, इसलिए ये केवल और केवल एडवाइजरी बॉडी का काम करता है। चौथा चैलेंज जो है वो है सक्रिय कार्यवाही योग्य लक्ष्यों का अभाव है। इसे कुछ चुनौतियों के समाधान हेतु जिनका आज भारत सामना कर रहा है,
सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे कि रोजगार के अवसरों का सृजन, आर्थिक विकास में वृद्धि इत्यादि। यहाँ तक कि इसका 3 वर्षीय कार्यवाही एजेंडा भी आने वाली चुनौतियों हेतु अविस्तारित दृष्टिकोण रखता है। मतलब नीति आयोग ने जो भी अपना योजना बनाया है 3 साल का, 7 साल का और 15 साल का, वो योजनाएं उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि भारत में जो चुनौतियां हैं, अभी हमने देखा कि इसके पास संवैधानिक दर्जा नहीं है। ये एडवाइजरी का काम, एडवाइस देने का काम कर सकता है केवल। एक पांचवी जो इसके सामने चैलेंज है वो है कार्यान्वयन पर सीमित फोकस। यह अपनी अनुशंसाओं के व्यवहारिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है, जैसे कि नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेट्स के उत्तरदायित्वों का निर्धारण, सरकार नागरिक अंतःक्रिया, इंटरैक्शंस इत्यादि। ये इसके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के लिए आवश्यक है, किंतु इन पहलुओं पर ध्यान न दिए जाने से यह अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस मात्र दस्तावेजों में ही दर्ज रह जाती है। इस चीज को समझिए जरा। अब समझने की बात यह है कि नीति आयोग, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि यह एडवाइजरी बॉडी है। यह अधिकारियों पर उनकी जिम्मेवारी तय नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो काम अधिकारियों को सौंपा गया वो वास्तविक में इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं, यह इसको चेक करने का अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है, जिसके कारण ये लूप होल्स हैं कि इसके जो अनुशंसाएं हैं, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं, वो केवल डॉक्यूमेंट में ही सिमट कर रह जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। सुष्मिता पूछ रही हैं कि सिग्नेचरीज, पोस्ट एंड मिनिस्ट्रीज आउट ऑफ माइंड। ठीक है, क्लास के लास्ट में बताते हैं। अब आ गया है निष्कर्ष, और हम निष्कर्ष के पास पहुंच चुके हैं। तो नीति आयोग से इतनी बातें जानने के बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सहकारी संघवाद से आगे बढ़ते हुए आज प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद मतलब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को परिभाषित करता है। नीति आयोग ने भारत में परिवर्तन के संचालन का दायित्व राज्यों को सौंप रखा है। भारत सतत विकास लक्ष्य 2030, सतत विकास लक्ष्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 प्राप्त करने के मार्ग में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कौन? नीति आयोग। केंद्र सरकार ने कई मिशन मोड कार्यक्रम आरंभ तो किए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पे उस रिस्पेक्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे स्मार्ट सिटी योजना, कौशल भारत कुशल भारत स्कीम, स्वच्छ भारत योजना, सभी के लिए आवास और बिजली योजना इत्यादि। इन सभी की सफलता केंद्र और राज्यों के बीच सक्रिय सहयोग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है। नीति आयोग इस सहयोग की प्राप्ति में उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की भूमिका निभाने हेतु तैयार बैठा है, और अब जरूरत है राज्यों को खुलकर सामने आने की। तो चलिए, ये आज का जो कंटेंट था, जो क्लास का कंटेंट था, वो कंटेंट समाप्त हो गया। अब समय हो गया है क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, इससे पहले 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और ये आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो, या कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखिए, अभी तक वर्तमान की बात की ही चर्चा कर ली जाए। कोरोना में सर नीति जानवी आयोग कुछ शायद पूछना चाहती हैं, बोलिए।
सर नीति कुछ आयोग टर्म्स हैं, 2015 हाँ में बनी थी, तो बोलिए उसका कौन 3 से साल का टर्म्स हैं, मैं कार्यकाल बता था। रहा तो हूँ एक एक 2018 करके। 2000 तो 2018 तक खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद 7 साल अच्छा का कार्यकाल है, अब तो वो बोलिए, भी अब 7 साल वाला बोलिए, कार्यकाल है। एक बार रिपीट कीजिएगा जरा। सर नीति आयोग 2015 में बनी थी, तो उसका 3 साल का कार्यकाल था, तो 2018 तक कंप्लीट हो गया। हम्म। तो उसके बाद अब 7 साल वाला कार्यकाल चल रहा है उसका अभी। नहीं नहीं, ये कार्यकाल ही नहीं है। ये जैसे कि प्लानिंग कमीशन 5-5 साल का योजना बनाता था ना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। तो नीति आयोग जो है वो 3 वर्षीय योजना बनाता है, और 7 वर्षीय योजना बनाता है, और फिर 15 वर्षीय योजना बनाता है। तो ये योजनाओं का कार्यकाल है, उस संस्था का कार्यकाल ये नहीं है। ठीक है, मतलब नीति आयोग ने मतलब जो स्कीम बनाई है, वो एक स्कीम है 3 साल के लिए, एक स्कीम है 7 साल के लिए, और एक है 15 साल के लिए। तो अभी कौन सी स्कीम पे काम करती है नीति आयोग? तीनों पे काम हो रहा है, तीनों पे काम हो रहा है। मतलब जो चीजें 3 वर्ष वाले में लिखी गई हैं, उसी में कुछ और चीज ऐड करके 5 वर्ष वाले में लिखी गई हैं, और फिर उसी में और बहुत चीजें ऐड करके 15 वर्ष के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। 15 वर्ष वाले जो लॉन्ग टर्म का जो प्रोजेक्ट है, जैसे स्मार्ट सिटी योजना है। स्मार्ट सिटी योजना अगर आपको याद हो, तो मोदी जी के का पहला टर्म जो था 2014 से 2019 का, उसी में स्कीम ये अनाउंस हुई थी। लेकिन क्या हुआ, अभी तक देश में कहीं भी कोई स्मार्ट सिटी का उद्घाटन तो नहीं हो पाया है, और इसमें वक्त भी लगेगा। कितना वक्त लगेगा अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म योजना के रूप में सरकार लेकर के चल रही है। सर जैसे 5 इयर्स प्लान बनता था, तो उसमें मतलब कितना लक्ष्य रखा जाता था, कितना पूरा हो जाता पाँच था? पाँच साल के लिए, वैसे ही 5 साल मतलब के लिए जैसे लक्ष्य रखा जाता था। पहले की बात है। हाँ हाँ, 5 साल के लक्ष्य रख लिया जाता अब था एक जैसे बार, और फिर हर साल जो बजट आता है, उस अनुसार उस पर हम लोग काम करते थे। वैसे ही मतलब 3 इयर्स का रखा गया था, तो इसमें कितना पूरा हुआ, क्या हुआ ये? हाँ, ये कितना पूरा हुआ ये देखने के लिए भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट आता है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा कहते हैं उसको। उसमें ये आता है, लेकिन इसमें काफी चीजें जो है वो पूरी हुई हैं, जो आपके ग्राउंड लेवल पे दिखती हैं। जैसे उज्ज्वला योजना तो जानते होंगे आप लोग ना। उज्ज्वला योजना एलपीजी से संबंधित है, तो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है, तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म योजना है। इसी प्रकार से जो स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता मिशन जो है वो भी आपका शॉर्ट टर्म योजना में भी है ये, और लॉन्ग टर्म योजना में भी है। इसी प्रकार आयुष्मान योजना जो है, हेल्थ से संबंधित आयुष्मान योजना, इस योजना को भी शॉर्ट टर्म जो है उसके लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है। और पूछिए। और कुछ? नहीं, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है उस पर आ जाते हैं, और उसको कर लेते हैं एक बार। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अब आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, तो बोलने की जरूरत अब नहीं है, यहीं पर देख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत है। सबका एक्सप्लेनेशन भी नीचे मैंने लिख दिया है। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? नंबर ए कह रहा है कि नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था, ये गलत है। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह भी गलत है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो ठीक है।
और डी में कह रहा है कि अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अच्छा यहाँ इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये डी कह रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। और सी कह रहा है कि पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ दोनों इंस्टीट्यूट सही लिखा है हुआ है। तो यही थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट नहीं है, यही थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान से देखना है ना। सी में लिखा हुआ है यस। नेशनल इंस्टीट्यूट, जबकि पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला देखते हैं थर्ड सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? आपको मालूम ही है, 1 जनवरी 2015 को हुई है। 15। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, ये बताना है। नंबर 1 स्टेटमेंट कह रहा है नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को एनकरेज करना है। तो ये तो ठीक बात है। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक है। थर्ड कह रहा है कि नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये गलत है भैया। पूर्णकालिक सदस्य तो 4 ही होते हैं ना। 4 होता है। यस। हाँ, तो ये गलत है। तो ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा आंसर यहाँ पर। निम्नलिखित में से अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? तो मैंने बताया था कि गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें 28 राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके उपराज्यपाल होते हैं। अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री भी होते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ये बी जो है वो ये कह रहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं, तो ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी में चूंकि विधानसभा है तो वहां के मुख्यमंत्री होंगे। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए हैं, वहां अगर मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो वहां के भी मुख्यमंत्री इसमें ऑटोमेटिकली जो है शामिल हो जाएंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो ए कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, ये ठीक है। सहकारी संघवाद को एनकरेज करना, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, ये गलत है। पंचवर्षीय योजनाएं तो अब है ही नहीं ना, वो तो समाप्त हो गई। अब तो जो योजनाएं हैं वो 3 वर्षीय हैं या 7 वर्षीय हैं या फिर 15 वर्षीय हैं, 5 वर्षीय योजना अब नहीं है। चौथा है कि ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना, ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं, 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018, जून से अक्टूबर के बीच की बात हो रही है, की अवधि के लिए निम्नलिखित जिले में से किस जिले ने एस्पिरेशनल जिलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? अब ये प्रश्न एक बार आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने उठा करके यहाँ पर इसको रखा है। इस प्रश्न को आपके सामने रखने का उद्देश्य यह भी है कि इस प्रकार के सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसको थोड़ा आपको फोकस पे रखना है और ध्यान पे रखना है। इसका आंसर ए है विरुधुनगर, और यह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसके अलावा और भी 2 जिले थे जो व्याख्या में लिखा गया है, नौपाड़ा उत्तर प्रदेश का एरिया है और सिद्धार्थनगर, ये उल्टा लिखा गया है शायद, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है और नौपाड़ा उड़ीसा में है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है और नौपाड़ा उड़ीसा में है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली जो पहल है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है या सही है, बताना है। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जिलों की एस्पिरेशनल रैंकिंग में 10 मापदंडों के ऊपर आधारित है यह। दूसरा है कि आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में इशू की गई थी। तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहल शुरू की गई थी। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2018 को
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इसकी पहली लिस्ट है वो जून 2018 में जो है पब्लिश की गई थी। अब 9th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो ठीक है। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है, ये भी ठीक है। पेरेंट एजेंसी भारत सरकार है, ये भी सही है। नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ये गलत है भैया। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा नहीं, योजना आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, जो कह रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था है जो डैश इनपुट प्रदान करता है। तो ये जो इनपुट देता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये डायरेक्टिव और पॉलिसी मेकिंग दोनों इनपुट देता है। तो ऑप्शन सी जो है दोनों प्रकार के, वो इसका सही जवाब होगा। चलिए, ये तो नीचे ये है, इसको बंद किया जाए। तो आज का क्लास जो है यहाँ पर अब समाप्त होने की स्थिति में आ चुका है। 10 क्वेश्चन थे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखने का उद्देश्य जो है वो ये है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। इससे ये आइडिया मिलता है कि आने वाले एग्जाम्स में और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से एक बात और कहनी है, वो ये कि आप प्रतिदिन न्यूज़ जो अगर देखते हैं तो भी ठीक है, या आकाशवाणी एफएम रेडियो पर जो न्यूज़ ऑफिशियल जो न्यूज़ आता है उसको आप प्रतिदिन सुना कीजिए। फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए। एक 9 बजे, एक पौने 9 बजे एक न्यूज़ आता है आकाशवाणी पर, उसको सुनिए। जो डिबेट्स होते हैं उसको देखिए, या राज्यसभा जो टीवी है उसको यूट्यूब पर उसका चैनल है उसको देख लिया कीजिए। या आप अखबार या न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो नीति आयोग से संबंधित अगर कोई खबर छपी है या कुछ आया हुआ है या कोई योजना उसने लॉन्च की है तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए उसी वक्त। ऐसा नहीं कि बाद में मतलब कर लेंगे या करूँगा, क्योंकि बाद की चीज़ें जो है ना वो छूट जाती हैं। और अगर आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में अपीयर होना है, खासकर ये बैच जो है वो बीपीएससी और जेपीएससी के लिए है, तो अगर उन एग्जाम्स में अगर आपको अपीयर होना है तो मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर्स या राज्यसभा जो टीवी के जो अपने डिबेट्स अलग अलग विषयों पर होते हैं या आकाशवाणी के न्यूज़ आपको सुनने चाहिए, और उसमें जो भी महत्वपूर्ण बात है वो आपको कॉपी में उसी समय नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ये आपको हर प्रकार से मदद करेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब एक क्वेश्चन आप लिखिए जिसका आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। तो मैं बोलूं, एक सब्जेक्टिव आंसर लिखना है आप लोगों को। उसका क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, उसको लिखिए। क्वेश्चन है कि 21, उसको लिखिएगा, 21वीं शताब्दी में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में योजना आयोग अप्रासंगिक साबित हो रहा था। इसी कारण से नीति आयोग की स्थापना की गई। इस कथन की, है ना, आगे लिखेगा कि इस कथन की विवेचना
करें, इस कथन की विवेचना करें। कहने का मतलब ये है कि 21वीं शताब्दी में मतलब 21st सेंचुरी में प्लानिंग कमीशन जो है वो इररिलेवेंट साबित हो रहा था इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्थापित करने में। इसीलिए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी लिखनी है आपको कि योजना आयोग में क्या दिक्कतें थी, क्या उसमें कमी थी और उन कमियों को नीति आयोग कैसे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? माइक ऑन करके बता दीजिए। चलिए लिख के बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, यही इसी बात पर 400 वर्ड्स में एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखिए और लिख करके अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उसको पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, अपने आंसर को आपको डिस्क्रिप्टिव चैनल पे पोस्ट अपने अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर को कॉपी में लिख के जीएस सेंट्रल के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पोस्ट करना है। पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने दिया था लिखने के लिए, एक ही जवाब उसका आया था और वो जवाब सदाब का था। और दूसरे जो लोग क्लास में शामिल हैं उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अपना आंसर लिख करके पोस्ट करेंगे, चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में। जानवी कह रही है सर आप पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ के लिए क्यों परेशान है, पीडीएफ तो मिलेगा ही, पीडीएफ तो मिलना ही है, कहाँ जाएगा। लेकिन पीडीएफ को देख के उतार मत दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को देख के कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी लिखनी है, ठीक है ना दोनों का। क्या कमी थी प्लानिंग कमीशन में और उसको नीति आयोग कैसे फुलफिल कर रहा है, 400 वर्ड्स में। चलिए अब एक बार फाइनली ये बताइए कि क्लास आज का समझ में आया कि नहीं आया, और उसके बाद आज का क्लास का जो सेशन है उसको समाप्त जो है वो किया जाएगा। समझ तो आया लेकिन कल जितना नहीं। क्या दिक्कत हो गई, कल जितना नहीं? एक बार फिर से इसको पढ़िएगा पीडीएफ को तो समझ में आएगा। फिर जहाँ दिक्कत होगा तो कल फिर मिलने वाले हैं हम लोग। कल आपका साइंस का क्लास होगा और लेकिन जो कुछ पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, आप उसमें पूछ लीजिएगा पीडीएफ को पढ़ने के बाद, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज करके हमसे पूछ सकती हैं। देखिए व्हाट्सएप पर जिन लोगों से बात मैसेजिंग के जरिए हो पा रही है, तो व्हाट्सएप चैनल अब बंद होने वाला है ना। तो आप सब कोई जो है आप ये टेलीग्राम के ऊपर आ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर क्लास 1 अगस्त से होगा। हाँ सुष्मिता बिल्कुल प्रॉपर क्लास 1 अगस्त से होगा, और आपने याद दिला दिया इसलिए। और लोग जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है वो इनरोल करवा लीजिए। एडमिशन फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए और जो फॉर्मेलिटीज़ एक छोटी सी रखी गई है उसको पूरा कर दीजिए, ताकि 1 अगस्त से इसी प्रकार कंटिन्यूटी में हम लोग रह पाएँ। निर्मल जी पूछ रहे हैं साइंस में सर कौन सा सब्जेक्ट? देखिए साइंस में जो बीपीएससी का है तो हम लोग कल साइंस का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे, और उसमें फिर देखेंगे इन्वायरमेंट है, आपका बायोडाइवर्सिटी है, पारिस्थितिकी जिसको हम लोग कहते हैं, और भी कई मुद्दे हैं। साइंस में बेसिकली जो है वो रिसेंट का जो अपडेट है, मतलब करंट के जो मुद्दे हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। शादाब कह रहे हैं पॉलिटी लीजिए सर। पॉलिटी का हम लोग जो है परसों क्लास कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटी होगा परसों। कल जो है साइंस के लिए कहा गया है तो कल साइंस ही होने दीजिए। सुष्मिता कह रही है बिकॉज हिस्ट्री पढ़ते तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने का मन करता।
दूसरा सब नहीं। रोज न्यू अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 अगस्त से लगातार हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे। उसकी चिंता आप ना करें। वो सब कुछ मतलब प्लान्ड वे में है, और आपका काम बस यही है कि आप जो लोग इनरोल नहीं करवाए हैं इनरोल करवा लें 1 अगस्त से पहले, और फिर कंटिन्यूटी में हम लोग बने रहेंगे। आपके कोई मित्र भी अगर करना चाहते हैं क्लास तो उनको भी बताइए, क्योंकि अगर पढ़ने वाले लोग अच्छे होंगे तो क्लास में अच्छा मज़ा आता है, और सब और अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आता है। तो इसका भी ख्याल रखें। सुष्मिता कह रही है सर आई एम फेड अप बिकॉज आज सारा दिन ज्योग्राफी अभी को बिल्कुल नहीं मन करता है। कोई बात नहीं, कल साइंस पढ़ेंगे, साइंस में थोड़ा मन करेगा आपका, और फिर 1 अगस्त से तो रेगुलर होना ही है। तो फिर आज का क्लास ओवर किया जाए। चलिए, सबको गुड नाइट। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और लगे रहिए आप लोग भी, मैं भी लगा हुआ हूँ, और मिल करके अपकमिंग एग्जाम जो आएगा उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद भी है कि अच्छा करेंगे। गुड नाइट सबको, गुड नाइट।